नाज़रीन, एक बात तो बड़ी तय हो गई है कि इस टाइम पर जो कानूनी टग ऑफ वॉर चल रही है, इसके अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका इब्हाम मजीद बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्योंकि एक तरफ से एक जो है वो कदम उठाती है सुप्रीम कोर्ट, तो दूसरी तरफ से दूसरा कदम उठ जाता है पार्लियामेंट की तरफ से नेशनल असेंबली के स्पीकर के खत की सूरत में। और अब एक और नई खबर जो अभी आप ब्रेकिंग न्यूज में भी सुन रहे थे, वो ये है कि जी आइन शिकनी और फौजदारी मामलात के अंदर रेट्रोस्पेक्ट के अंदर कानून साजी को तब्दील किया जा सकता है। कानून साजी रेट्रोस्पेक्ट में माजी के साथ उसका इतलाक हो सकता है। बाकी सारे मामलात के अंदर, स्पेशली इस तरह के मामलात के अंदर फ्यूचर से आप करेंगे पार्लियामेंट के अंदर जो भी आईनी तरमीम, कानूनी तरमीम या कोई भी इस तरह का मामला, रेट्रोस्पेक्ट के अंदर जाकर उसका इतलाक नहीं होगा। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा यकीनन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि है तो ऑटोनमस इदारा, लेकिन इस टाइम पर वो दो इदारों के बीच में फंसा हुआ है, एक पार्लियामेंट और एक सुप्रीम कोर्ट। उसने क्या करना है ये डिसाइड तो उसको करना है, लेकिन कुछ सूरत हाल जरा मुख्तलिफ नजर आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज आईनी जो तरमीम है उस वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो आमने सामने इस टाइम पर हुकूमत जिसके आमने सामने हमें नजर आ रही है, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में एक ठनी हुई नजर आ रही है, वो जो है वो किसी भी तरीके से उसके इख्तियारात लेने वाला मामला जो स्पेशली हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी इख्तियार जो आईनी तरमीम की जा रही है वो बेसिकली इख्तियारात लेने का मामला है। उस आईनी तरमीम के अंदर सेपरेट अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है उसके ऊपर उसूली तौर पर मौलाना साहब ने आज मानने की यानी तस्दीक कर दी है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। वो क्वेश्चन मार्क क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर एक इत्तिफाक राय मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नजर आई कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज कबूल करके भी वो अदालती ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दनजदरी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। हम फिर भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फैसला या गलत कानून साजी से रोकें। अब एक तरफ आईनी तरमीम है, दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है जो कि जिसके ऊपर सदर साहब के दस्तखत हो गए। अता तारर साहब ने उसको भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो केसेस पहले आते हैं उनको पहले सुने जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स को किस तरह से चलना चाहिए, उसकी एक लाइन दे रही है हुकूमत। सुनो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में ये मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए। 184(3) के तहत जो केसेस आएंगे तहरीरी तौर पर बताना होगा कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस क्यों है। जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है। हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे उनकी तहरीर बनाई जाएगी और अवाम को वो तहरीर दस्तयाब की जाएगी। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, उसमें तब्दीली की गई है। चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे, सीनियर प्यूनी जज इसके मेंबर होंगे। जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फवक्तन जो है वो शामिल कर दिया करेंगे। इसकी वजह यह है कि अक्सर तीसरे मेंबर की अदम दस्तयाबी होती थी तो केसेस ताखीर का शिकार होते थे। अब एक तरफ ये बात हो गई, दूसरी तरफ आईनी तरमीम हो गई, तीसरी तरफ नेशनल असेंबली के स्पीकर का खत हो गया, जिसके बाद कंप्लीटली सूरत हाल नेशनल असेंबली में चेंज हो गई। पीटीआई हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट इन पार्लियामेंट नाउ। अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, अगर सिर्फ उस लेटर के हिसाब से देखा जाए तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रह गई। यानी ये पीटीआई से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सफर एंड देन सुन्नी इत्तेहाद से पीटीआई एंड फिर पीटीआई से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सफर, ये हमें नजर आ रहा है गाहे बगाहे, और ये शायद इसी तरीके से चलता रहेगा। इस आईनी तरमीम पे पीटीआई का रद्द अमल आया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, जो बेसिकली उनका इसके अंदर मामला है उस पे। सेकेंडली, एक तो हुकूमत को भी ताना दे दिया है कि अगर आपको खैरात चाहिए, जो कि वो मखसूस नशिस्तों को कह रहे हैं, तो फिर खैरात के मुस्तहिकीन हैं आप, तो फिर प्रूव करें। सुने जरा। जुल्फकार अली भुट्टो जिन्होंने आईन इस मुल्क को दिया, आज उन्हीं के नवासे कुल्हाड़ी लेकर उस आईन की जो रूह है उस पे कारी ज़रबें लगा रहे हैं। ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया, मेजॉरिटी हमारे कैंडिडेट्स को दी और उसी तनासब से हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं। अगर कोई अब खैरात का माल खाना चाहता है, अगर खैरात लेना चाहती है, तो फिर उनको वो साबित करे कि खैरात के मुस्तहिक हैं। ये शर्म का मकाम है कि एक स्पीकर जो है बजाय इसके कि वो अपने ऐवान की इज्जत, तौकीर और 9 सितंबर के वाक़ये को बचाने के लिए लगाता, वो जो है तो खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है।
اس حوالے سے ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ بیرسٹر علی ظفر موجود ہیں جو کہ قانون دان بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. بہت شکریہ بیر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بیر صاحب سب سے پہلے تو آپ لوگ ایک بار پھر پی ٹی آئی سے ہٹ کے سنی اتحاد کونسل کی طرف آ گئے ہیں. یہ کتنی دفعہ سفر طے ہوگا؟ جی دیکھیں یہ پنگ پونگ تو چلتا رہے گا لیکن اس سے مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں لگتا. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں جن کو عوام نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ الیکٹ کیا وہ پی ٹی آئی کے ہی تصور سمجھے جائیں گے. حکومت ایک امینڈمنٹ لے آئی لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ایک کلیریفیکیشن آرڈر ایشو کیا جس کے اندر انہوں نے دوبارہ سے یہ کہا کہ یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی کہ وہ فٹافٹ اس کو امپلیمنٹ کریں اور نوٹیفائی کر دیں. لیکن اسپیکر صاحب نے ایک اور خط لکھ دیا اور اس خط کے بعد اسپیکر صاحب نے نوٹیفائی کر دیا ہمیں ہمارے جتنے ممبرز تھے ان کو پی ٹی آئی کے بجائے سنی اتحاد. تو اب پوزیشن یہ ہے کہ بات آپ نے آئین کے تحت کس کی ماننی ہے, اسپیکر صاحب کی ماننی ہے, الیکشن کمیشن کی ماننی ہے, یا آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ماننی ہے.